दोस्तों, क्या आपको पता है कि कक्षा 11 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत के चैप्टर नंबर 4 से हर साल कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चौथे चैप्टर आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो चौथा चैप्टर है, उसके वो सारे प्रश्न कराने वाला हूं जो हर साल आपकी परीक्षा में और बार-बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक भी प्रश्न इसका मिस न करते हुए, एक भी मिनट खराब न करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर अति लघुतरात्मक और फिर बड़े प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्न सीधे आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, इसलिए आइए अभ्यास करते हैं और एक एक प्रश्न को सटीकता से जानते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, आपके पास सेम इसी टाइप का प्रश्न परीक्षा में आने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से समझना है और राइट आंसर आपको बताना 1950, 1945, 1948 या 1952। तो दोस्तों, राइट आंसर है 1948। किस बात की? परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो भारत का है, उसकी स्थापना भारत ने 1948 में यानी देश की आजादी के तुरंत बाद जो है वो शुरू कर दिया था इस कार्यक्रम को। तो सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, मैं फिर से बता देता हूं, इसलिए ध्यान से समझना है, गंभीरता से समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाइक कर देना है। दोस्तों, पूछा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी भाई? 1962, 1965, 1972 या 1969? तो दोस्तों, राइट आंसर है 1969। भारत में इसरो की स्थापना 1969 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। दोस्तों, आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या एप्पल? चार ऑप्शन में से सबसे पहला जो ऑप्शन है ए, ये आपका राइट जवाब है। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब करी और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए के सीवी रमन, ऑप्शन 2 है सतीश धवन, ऑप्शन 3 है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम, ध्यान देना है, अंतरिक्ष कार्यक्रम अलग है, परमाणु कार्यक्रम अलग है, तो इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भाई, अभी तक भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड। तो पहला परमाणु परीक्षण भी भारत ने पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में किया था और दूसरा परमाणु परीक्षण भी भारत ने जैसलमेर के पोखरण में किया था। पहला किया था 1974 में, याद रखना है, और दूसरा किया था 1998 में, याद रखना है। पहला परमाणु परीक्षण किया तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, दूसरा परमाणु परीक्षण किया तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, यहां से बिल्कुल प्रश्न बनेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर दीजिए। एक बच्चे ने पूछा कि सर हाइप कहां से करते हैं? तो आप जहां लाइक का ऑप्शन है ना, उसी के आसपास एक हाइप का ऑप्शन मिलता है जहां हाइप लिखा हुआ है, आप वहां दबा दीजिए उसको, वीडियो हाइप हो जाएगा। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके जैसे और दूसरे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वो बच्चे भी तो सर्च कर रहे हैं, उनको कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा उनके पास भी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ जो आपका मित्र है, जो आपका सबसे फास्ट फ्रेंड है, उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला परमाणु परीक्षण 1974 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत ने मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। ऑप्शन आपका डी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक किताब लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। मैं जो बोल के बता रहा हूं दोस्तों, वो डायरेक्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में छपते हैं, इसलिए याद रखना है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, किसकी किताब थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो हमारे भारत के बहुत ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो अब्दुल कलाम साहब का नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला है दोस्तों, 7वां प्रश्न है कि हरित क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के विकास से है? तो भाई हरित क्रांति, जैसे हरित शब्द से ही स्पष्ट है, हरियाला होना चाहिए, हरा हरा होना चाहिए, हमारे खेत हरे होने चाहिए। तो ये हमारे जो अनाज उत्पादन है ना, उससे अनाज उत्पादन यानी कृषि उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, एक प्रश्न और है, दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन से जो हमारे यहाँ पे क्रांति हुई है, क्योंकि दूध सफेद होता है, तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है, दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं, याद रखना है दोस्तों। इसे फ्लड ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। और अभी जो हरित क्रांति है, ये हमारे कृषि उत्पादन से रिलेटेड है, जिसमें गेहूं और चावल मुख्य रूप से, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई थी 2 फसलों पर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 8वां दोस्तों, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? हमने थोड़ी देर पहला ना दोनों चीजें कंपैरेटिवली याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम का आता है तो आपको यहां पर ध्यान देखना है कि हमारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन इसका क्या राइट रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए है डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष। और अगर आता है परमाणु कार्यक्रम का तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना, दोनों के नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। अगर अंतरिक्ष का आता है तो विक्रम साराभाई, और अगर परमाणु का आता है तो होमी जहांगीर भाभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? फिर से वापस परमाणु का प्रश्न आया है। तो परमाणु जो कार्य, हमारे जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसका नाम है भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों मुंबई के ट्राम्बे में है। ट्राम्बे मुंबई में है, ध्यान देना, मुंबई के ट्राम्बे में है, और ये परमाणु अनुसंधान का केंद्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और 10वां प्रश्न आपके सामने है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट हमारा तीसरा अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, आपसे पूछा गया है। और देखो, एक तो है इसरो, एक है डीआरडीओ, एक है हमारा परमाणु कार्यक्रम। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अगर डीआरडीओ की स्थापना पूछी जाती है दोस्तों तो 1958 करेंगे आप, ऑप्शन डी 1958 इसका सही जवाब है। 1958 इस प्रश्न का राइट आंसर है, इसलिए अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि मैं आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ करके फिर अगला टॉपिक बनाता हूं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। जो टॉपिक आप कहेंगे वो टॉपिक मैं आपको तैयार करके और क्लियर करके और उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा दोस्तों। न केवल हम स्वर्णिम भारत, बल्कि आपके क्लास 11th का हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आने वाले सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। उसके बाद हम 12th की भी आपको ऐसी ही तैयारी करवाएंगे, आपको टॉपर बनाएंगे बोर्ड में। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, वीडियो को हाइप कर लेना। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को हाइप कर दीजिए। आपको प्रति सप्ताह 3 हाइप के ऑप्शन मिलते हैं, फिर अगले सप्ताह फिर वापस से आपको 3 हाइप के ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो वीडियो को हाइप करिए। इससे होता क्या है, इससे वीडियो और ज्यादा आप जैसे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इन टॉपिक्स की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो पहुंचेगा दोस्तों। बस आपका मोरल सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो मिशन आरबीएससी हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको हमेशा गाइड करेंगे, आपको टॉपर बनाएंगे। परीक्षा में लिखना कैसे है, बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हम टॉपिक आपके लिए लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? बात यह हो रही है कि जो हमारे उपग्रह होते हैं ना, उनको अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए जो व्हीकल होता है, जो वाहन होता है, उसका नाम पूछा है कि वो कौन सा था। PSLV, GSLV, SLV-3 या फिर ASLV। तो दोस्तों हमारा पहला जो भारत का स्वदेश निर्मित, यानी पहले क्या होता था कि जैसे हमने आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा था ना, भारत का पहला उपग्रह, तो हमने रूस की सहायता से भेजा था, उनके प्रक्षेपण यान से भेजा था, उनके अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट के माध्यम से भेजा था। पर बाद में धीरे धीरे हमारे देश ने अपना खुद का ऐसा यान बनाया। तो स्वदेश निर्मित जो हमारा पहला प्रक्षेपण यान है उसका नाम है दोस्तों SLV-3। याद रखना है आपको, SLV-3। ये पहली सारी चीजें है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और सारे प्रश्न बिल्कुल पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि अगर हम फसलों की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में हुई थी और दूसरे नंबर पर चावल रहा था, ध्यान देना है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन बढ़ा था वो गेहूं का बढ़ा था और इसका सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट है 13वां प्रश्न कि भारत में श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दूध सफेद होता है, तो दूध के उत्पादन से दूध को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। आपको बताना इस कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन, जो आपके सामने 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें से राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर हम भारत की बात करें, भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन डी। और ऑप्शन देखो यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग भी है, सैम पेत्रोदा भी है और एम एस स्वामीनाथन भी। आप मुझे बताइए कि हरित क्रांति के इसमें से जनक कौन है। आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस ऐतिहासिक कार्यक्रम से। अभी फिर से मैंने आपको वही बताया कि ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, इसे दुग्ध क्रांति कहते हैं, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं और इसे व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। 4 नाम आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड एक बार फिर से जो है वो दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारत का और भारत ने लेटेस्ट जो चंद्रयान कौन सा भेजा था जो चंद्रमा पर उतरा था। देखो पहला भेजा, उसके बाद दूसरा भेजा जो असफल हो गया, लेकिन तीसरा जो भेजा वो सफलतापूर्वक उसने लैंडिंग करी थी वहां पे। तो पहला जो हमारा चंद्रयान 1 का जो कार्यक्रम था वो 2008 में भेजा गया था। राइट आंसर आपको लिखना है 2008, आपका ऑप्शन ए। दोस्तों अब हमने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए हैं। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं, बार बार पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और ये प्रश्न रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। आपका 90% पेपर जो है वो हमारे चारों क्लास से कवर होगा। मैंने आपको अभी तक 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अगर आप तीनों वीडियोस एक साथ देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां पर आपको स्वर्णिम भारत का इतिहास कक्षा 11 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे आपको सारे चैप्टर्स, 5 चैप्टर मिल जाएंगे। लास्ट एक चैप्टर बचा है जो मैं बहुत ही जल्दी आज ही आपको दे दूंगा। तो दोस्तों 16वां प्रश्न ये है कि भारत में श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, तो आप लिखेंगे कि श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में दूध के उत्पादन में भारी वृद्धि करना और भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। यह था हमारे श्वेत क्रांति का उद्देश्य और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में विकसित की गई किन्हीं 2 प्रमुख मिसाइलों के नाम लिखिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विकसित की गई 2 प्रमुख मिसाइलें, एक तो अग्नि, एक तो आपको याद रखना है अग्नि और दूसरा आपको याद रखना है पृथ्वी। नाम ही बिल्कुल एकदम सटीक है, अग्नि जो आग जिसे अपन कहते हैं, पृथ्वी जो हमारी धरती माता है। तो इन दोनों के नाम आप याद रखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भारत के वैज्ञानिक विकास में क्या अद्वितीय योगदान रहा है। तो होमी जहांगीर भाभा हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। दोस्तों याद रखना है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश में परमाणु विज्ञान अनुसंधान की नींव रखी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो ट्राम्बे बॉम्बे में है की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है।
दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूं कि हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं। चौथा चैप्टर जो हमारा राष्ट्रीय विकास और वैज्ञानिक प्रगति का वाला जो टॉपिक है, उसके हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी बोर्ड परीक्षा, आपके वार्षिक परीक्षा, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दोस्तों 19वां प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया। हरित क्रांति पर निश्चित रूप से आपका प्रश्न आएगा। दोस्तों 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने उन्नत बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन विशेष करके गेहूं और चावल में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। अब यहाँ पे एक ही पंक्ति में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहली बात तो कि हरित क्रांति ने उत्पादन में वृद्धि कैसे की, तो यहाँ पर उन्नत जो बीज थे हमारे, है ना, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया। साथ ही साथ रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएपी, इस प्रकार के जो खाद हैं उनका प्रयोग किया गया। साथ ही साथ आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रयोग से, क्योंकि पहले हमारे यहाँ परंपरागत खेती की तकनीकें होती थी, साथ ही साथ वर्षा पर जो है वो खेती निर्भर रहती थी, लेकिन हरित क्रांति ने नई तकनीकें लाई। इससे जो है वो कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और विशेष करके गेहूं और चावल में ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ये प्रश्न डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन बढ़ा था वो गेहूं का बढ़ा था और 2 नंबर पर जो उत्पादन बढ़ा था वो चावल का बना था। इससे भारत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और अकाल जैसी समस्याओं का स्थायी रूप से हल भी हो गया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो कि बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हुए अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास यात्रा का वर्णन कीजिए। मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं और आपको पता है ना कि जहां मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं वो प्रश्न आपकी परीक्षा में एज इट इज प्रिंट होता है। तो अब आपके लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप लिखना चाहते हो परीक्षा में तो आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, नहीं तो भाई आपकी मर्जी। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से प्रगति की। सबसे पहला काम भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी थी, तो आपको याद रखना है 1969 में भारत ने इसरो की स्थापना की। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षा में आता है इसरो की फुल फॉर्म लिखिए, तो आपको लिखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना करी दोस्तों। फिर क्या हुआ, फिर 1975 आता है, तो उन 6 साल बाद, स्थापना के 6 साल बाद भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। हालांकि ये उपग्रह रूस की सहायता से, वो सोवियत संघ उस समय था, उसकी सहायता से भेजा था। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर भारत ने अपना खुद का यान बना दिया। तो पहला जो स्वदेश निर्मित यान था वो था SLV-3। उसके बाद फिर उसमें P जुड़ गया, PSLV, और उसके बाद G जुड़ गया, GSLV। तो ऐसे क्रम से याद रखना, पहले PSLV, फिर पहले SLV, फिर PSLV और फिर GSLV, जैसे शक्तिशाली स्वदेशी प्रक्षेपण यान विकसित किए। उसके बाद भारत ने क्या किया दोस्तों, संचार संबंधी, संचार का मतलब होता है जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से आप और हम, ये संचार की तकनीक है, इंटरनेट है। तो इसमें धीरे धीरे भारत ने अपना कदम रखा और संचार, साथ ही साथ मौसम विज्ञान और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में कई उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। चंद्रयान और मंगलयान मॉम की अपार सफलता ने भारत को दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में ये अपना योगदान दिया है। इस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अगर दोस्तों तैयारी करोगे तो 100 में से 100 नंबर आपकी परीक्षा में आएंगे। ऐसा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको 12th में बोर्ड में टॉपर बनाने के लिए बिल्कुल आपके साथ खड़ा है। मिशन आरबीएससी हमेशा आप जैसे बच्चे जिनको कहीं पर कंटेंट नहीं मिलता, बिल्कुल स्तरीय कंटेंट जिनकी आवश्यकता होती है ना, वो कंटेंट आपको अवेलेबल कराता है। तो आप मिशन आरबीएससी को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।